आज मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक लाश पोस्टमार्टम करने के लिए आती है। जब वो लाश पोस्टमार्टम के लिए आती है तो उसका सर धड़ से अलग होता है और इतनी खौफनाक तरीके से, इतनी बेदर्द तरीके से उसे मारा गया होता है कि डॉक्टर भी देखकर एक बार सोचते हैं कि कितनी खतरनाक दुश्मनी रही होगी, इसकी वजह से इस व्यक्ति का इतनी निर्मम तरीके से हत्या किया गया होता है। और डॉक्टर यही सब सोचते हुए अपने कर्मी को कहते हैं कि लाश को उठाओ और स्ट्रेचर पर रखो ताकि इसका पोस्टमार्टम शुरू किया जाए। अब जैसे ही वो व्यक्ति लाश उठाता है, स्ट्रेचर पर रखता है और उस लाश के सारे कपड़ों को उतारना शुरू करता है कि तभी वो चीखते हुए कहता है कि डॉक्टर साहब इधर आइए, ये देखिए ये क्या चीज है। अब जैसे ये सुनना था कि डॉक्टर साहब उधर कुछ काम कर रहे होते हैं, जिसे छोड़कर वो सीधे इस लाश के पास आते हैं और उसे चौंकते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, कहीं कुछ तो नहीं दिख रहा है, सब कुछ तो नॉर्मल है, बताओ। तो कहता है कि देखिए इसकी जांघ पर क्या लिखा हुआ है। अब डॉक्टर साहब जब इसे ध्यान से देखते हैं तो उस व्यक्ति के जांघ पर कुछ लोगों का नाम लिखा होता है। ये नाम एक लोगों का नहीं, दो लोगों का नहीं, बल्कि 22 लोगों का नाम लिखा होता है। दोनों जांघों को मिलाकर 22 लोगों का सीरियल वाइज नाम लिखा रहता है और इस नाम की श्रृंखला शुरू होने से पहले ऊपर मराठी में कुछ लिखा गया होता है जो इस व्यक्ति के बारे में कुछ बयां करती है। तो ये जैसे ही डॉक्टर इन चीजों को देखते हैं, चौंकते हुए वो जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना होती है उसके इंस्पेक्टर को फोन करते हैं और ये सारी जानकारी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के कहानी में आज की कहानी इतनी खौफनाक है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी, क्योंकि आज तक आपने गजनी मूवी तो जरूर देखी होगी लेकिन वो रील में देखी होगी। आज मैं जो कहानी आपको सुनाऊंगा वो रियल में गजनी मूवी से कम नहीं है, बल्कि उससे भी खतरनाक मूवी है। तो आमिर खान की गजनी मूवी भूल जाएंगे आप अगर आज की कहानी अंत तक सुनेंगे तो। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत सायला नाम की जो काल्पनिक नाम है लड़की से, जिसकी उम्र तकरीबन अभी 20 से 21 साल के बीच रहती है, जो देखने में इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन होती है कि जो भी देखता उसके ऊपर मोह जाया करता था। और इसी दौरान एक आदमी इसके ऊपर मोह जाता है और उस आदमी का नाम होता है गुरु। लेकिन अब इस लड़की से उसका संबंध कैसे बने, ये उससे अपने दिल की बात कैसे कहे, उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और वो दिक्कत ये होती है कि इस लड़की की उम्र 21 साल होती है और उस आदमी का उम्र 50 साल होता है, यानी उम्र का दोगुने से ज्यादा का गैप होता है। लेकिन फिर भी अगर वो कहते हैं ना कि आपके पास पैसा है तो दुनिया आपके कदमों में है, और इसी पैसे के बल पर ये गुरु नाम का जो 50 साल का आदमी था, इसने उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा ही लिया और आखिरकार वो लड़की इस आदमी की गर्लफ्रेंड बन जाती है। अब देखते ही देखते गुरु का जलवा भी कुछ कम नहीं होता था। वो जहाँ चाहता, जिस बार में चाहता, जिस स्पा में चाहता जाया करता था, उसे कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि गुरु का कुछ काम ही ऐसा था जिसकी वजह से उसे कोई बोलता नहीं था, बल्कि सारे लोग उससे डरा करते थे। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जाया करता, हर तरीके से मजा लेता, बार में जाता, दारू पीता, मतलब यूं कह लीजिए कि अपनी लाइफ को जितने अच्छे तरीके से एंजॉय कर पा रहा था करता रहता। और देखते ही देखते एक दिन गुरु का जन्मदिन आ जाता है और वो जन्मदिन होता है 17 जुलाई दिन मंगलवार को। इसी 17 जुलाई 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसका जन्मदिन वो सेलिब्रेट करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है, उससे कहता है कि तुम तैयार रहो, आज बहुत मजा आने वाला है, आज मेरा जन्मदिन है। और इस पर उसकी गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं। वो कहता है कि देखो, आज तुम घर से भी परमिशन ले लेना, क्योंकि आज हम लोग एक स्पा में रात गुजारेंगे, क्योंकि जन्मदिन है तो पूरी रात धमा चौकड़ी करेंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं दोस्तों कि मुंबई यानी माया नगरी रात दिन हमेशा चलती रहती है।
वहां ना रात का किसी को खबर है, दिन का किसी को खबर है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रफ्तार से भागती रहती है। अब जैसे ही 17 जुलाई की शाम होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं और मिलने के बाद दोनों एक बार में जाते हैं और जम के शराब पीते हैं, बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और उसके बाद रात के तकरीबन 11 बजे से 11:30 बजे के आसपास ये लोग एक स्पा पर पहुंचते हैं और उस स्पा का नाम होता है सॉफ्ट टच स्पा, जो मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित होता है। ये दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं और जैसे ही स्पा के अंदर एंट्री करते हैं कि वहां के सारे स्टाफ खड़े होते हैं और इस आदमी को, यानी गुरु नाम का जो व्यक्ति होता है, इसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और कहते हैं कि सर आपने बहुत गलत किया, हमको आपने पार्टी नहीं दिया। अब इतना सुनना था कि वो सोचता है कि हाँ सही बात कह रहे हो, मैं यहाँ आता तो बहुत बार हूँ, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है, मैं तुम लोगों को पार्टी नहीं दे पाया। अब वो मैनेजर सहित कुछ कर्मचारियों को लेता है और उसी बार में वापस चला जाता है और ये लोग तकरीबन 1 घंटे तक दारू पार्टी करने के बाद फिर वापस इसी बार में चले आते हैं। अब जैसे ही इस बार में ये लोग आते हैं तो रात के तकरीबन 12:30 बज चुके होते हैं। तो सारे स्टाफ इन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और चूंकि स्पा का मालिक थोड़ा लेट जाता है तो वो भी अंदर रह जाता है। अब जैसे ही ये लोग बाहर जाते हैं कि तभी सामने एक स्कूटी आती है और इधर गुरु अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम ऊपर चलो, अभी मैं कुछ बात करके आता हूँ ऊपर ही, और तुम तैयार रहना। अब उधर गर्लफ्रेंड उसके ऊपर कमरे में जाती है, तैयार होती है, लेकिन वो दारू के नशे में इतनी चूर होती है कि तैयार होने के बाद वो बेड पर गिरती है और वहीं पर वो सो जाती है। अब इधर नीचे 2 स्कूटी सवार स्पा के अंदर एंटर होते हैं कि तभी एक हल्की सी चीखने की आवाज आती है और उसके बाद वो फिर दोनों स्कूटी सवार रेनकोट पहने हुए उसी स्कूटी पर बैठते हैं और वापस चले जाते हैं। बात किसी को कुछ समझ नहीं आती है और सुबह के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास जब ये गर्लफ्रेंड की नींद टूटती है तो वो देखती है कि बगल में मेरा बॉयफ्रेंड तो है नहीं। अब वो भागे भागे नीचे की तरफ जाती है कि आखिर गुरु कहाँ चला गया। तो जैसे ही वो अपने कदमों को नीचे रखती है और देखती है तो चीख पड़ती है, चिल्ला पड़ती है और सीधे स्पा के मालिक, जिसका नाम संतोष होता है, उसको फोन मिलाती है और कहती है कि संतोष जी जल्दी से जल्दी अपने स्पा में आइए और गुरु का किसी ने सर काट दिया है और सर दिख नहीं रहा है। अब इतना सुनना ही था कि जल्दी से जल्दी वो मनीष आता है। पहले तो कुछ देर तक लाश के आसपास घूमता है, उस सर को खोजता है, लेकिन इन सबों में वो 1 घंटे से ज्यादा का समय व्यतीत करता है। उसके बाद वो पुलिस को फोन करता है, पुलिस को सारी जानकारी देता है और बताता है। अब मौके पर इस स्पा में पुलिस आ जाती है और उस लाश की शिनाख्त करती है और उसका पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब लाश के बारे में पता करना शुरू किया जाता है तो पता चलता है कि ये एक हिस्ट्री सीटर था जिसके ऊपर तकरीबन 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन ये पुलिस का बहुत अच्छा मुखबिर था और ये हर काले धंधों को बारे में जानता था, उनके मालिकों को जानता था और इसकी सूचना पुलिस को भी दिया करता था। और इसका नाम गुरु सिद्धप्पा वाघमारे था, जिसे लोग प्यार से चुलबुल पांडे भी कहा करते थे। और इसके ऊपर ब्लैकमेलिंग सहित 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब पुलिस इस तरीके के हिस्ट्री सीटर की इतनी बेरहमी से कत्ल हो जाए तो जाहिर सी बात है जांच तो बनता ही है। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से फुटेज को निकालना शुरू करती है। अब जैसे जैसे पुलिस फुटेज को निकालती है तो 12:30 बजे से 1:45 के बीच में एक स्कूटी पर 2 सवार जो रेनकोट पहने होते हैं वो स्पा सेंटर के सामने आते हैं, तकरीबन 5 मिनट के लिए अंदर जाते हैं और उसके बाद वो फिर बाहर निकलते हैं और स्कूटी पर बैठकर चले जाते हैं। अब पुलिस इन स्कूटी वालों की शिनाख्त करना शुरू करती है, लेकिन स्कूटी की नंबर सही से आता नहीं है, जिसकी वजह से वो इसे गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं। अब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा सीसीटीवी कैमरा जांच किया जाता है कि तभी एक कैमरे में ये रिकॉर्ड होता है कि वो स्कूटी सवार एक पान की दुकान पर रुकते हैं और वहां से कुछ खरीदते हैं। अब पुलिस सीधे उस पान की दुकान पर पहुंचती है, उसे वो सीसीटीवी दिखाती है
और कहती बताओ इस फुटेज में जो ये दो आदमी आए थे क्या तुम इन्हें पहचानते हो? वो कहता है नहीं साहब, इतने लोग आते हैं हम किसे किसे पहचानेंगे। तो वो कहता है कि अच्छा ये तो बता सकते हो कोई ये लोग आए थे तो तुमसे क्या लिए थे? तो ये कहता है साहब ये लोग मुझसे 20 रुपए का गुटखा लिए हुए थे। और उस तो कहता है कि जब गुटखा लिया तो तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? तो वो कहता है कि नहीं, बारिश का बुरा हाल है आप जान ही रहे हैं, जिसकी वजह से मैं उसके चेहरे की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ उसने मुझे पैसे यूपीआई से दिए थे। इतना सुनना था कि पुलिस के लिए बहुत बड़ा क्लू था कि तभी जहां पोस्टमार्टम होता है वहां के डॉक्टर साहब का फोन आता है और वो फोन करके चौंकाने वाली एक बात कहते हैं जिससे पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि आपने जिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है उसके जांघ पर 3 लाइनें मराठी में लिखी हुई हैं और सीरियल से 22 लोगों का नाम दोनों जांघों को मिलाकर लिखा गया हुआ है। अब इतना सुनना था कि पुलिस चौंक जाती है कि आखिर कौन है वो 22 लोग जिनके नाम गुरु सिद्धप्पा वाघमारे ने अपने दोनों जांघों पर लिखवा रखा है। अब पुलिस डॉक्टर साहब से वो उसके फोटो खिंचवाती है और फोटो खींचकर अपने पास मंगाती है। इधर यूपीआई से उस व्यक्ति का नंबर निकल जाता है और उसके बाद उसी रात की कॉल डिटेल निकाला जाना शुरू किया जाता है। जब उस रात की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो देखा जाता है कि ये नंबर जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड होता है उसका नाम फिरोज अंसारी होता है और फिरोज अंसारी इस दुकान से 2 गुटखे खरीदता है और उसको यूपीआई के माध्यम से पैसे देता है। अब फिरोज अंसारी ने कत्ल वाली रात एक नंबर पर सबसे ज्यादा बात किया होता है। पुलिस अब उस नंबर की डिटेल निकालती है कि आखिर ये व्यक्ति लगातार किसके संपर्क में था। तो पता चलता है कि वो व्यक्ति जिसके संपर्क में था, पुलिस की एक टीम ये बात अपने सीनियर को बताने वाली रहती है। वो व्यक्ति फोन से कहता है कि सर कि फिरोज जिस नंबर पर सबसे ज्यादा बात कर रहा होता है उस रात, उस नंबर का पता चल गया है और उस व्यक्ति का नाम होता है कि तब तक इधर से साहब खुद ही कहते हैं कि उस व्यक्ति का नाम संतोष है क्या, जो स्पा का मालिक है। तो पुलिस वाला चौंकते हुए कहता कि हाँ सर संतोष ही है, लेकिन आपको कैसे पता चला? तो कहता है कि ठीक है मुझे पता चल गया। अब उन 21 लोगों के जब डिटेल को खंगालती है, उस मराठी लाइनों को जब पढ़ना शुरू करती है पुलिस, तो उसमें लिखा होता है कि अगर मेरी किसी भी दशा में मौत हो जाती है तो इन्हीं 21 लोगों के बारे में आप जांच करिएगा, इन्हीं में से कोई मेरा कातिल होगा। और जब पुलिस पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे नंबर पर पुलिस की निगाहें रुक जाती हैं जहां इसी संतोष का नाम लिखा होता है। अब इसके बाद पुलिस संतोष को उठाती है, लेकिन संतोष पुलिस की जानकारी में तो मदद कर रहा होता है। पहले तो वो मना कर देता है इन सब चीज़ों से, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो कहता है कि हाँ मैं अपने स्पा में जिस्म फरोशी के धंधे कराता था और इसकी सारी जानकारी सिद्ध गुरु को थी और गुरु आए दिन हमें ब्लैकमेल करके पैसे लिया करता था, जिससे मैं बहुत परेशान हो चुका था, जिसकी वजह से एक दूसरे इलाके में भी स्पा चलाने वाले स्पा के मालिक होते हैं जिनका नाम फिरोज अंसारी होता है। मैं उनसे संपर्क करता हूं और उनसे कहता हूं कि गुरु से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते ला दिया जाए। तो इस पर वो भी तैयार हो जाता है और उसके बाद मैंने उसे 6 लाख रुपए दिए और उसने अपने दिल्ली के किसी दोस्त से संपर्क किया जिसका नाम साकिब अंसारी होता है और साकिब अंसारी को उसने 4 लाख रुपए में सुपारी दी। उसके बाद वो दोनों 3 महीनों तक इस व्यक्ति की रेकी करते हैं और उसी दौरान जिस दिन बर्थडे था, स्पा के मालिक यानी संतोष को अच्छे तरीके से पता था कि ये बर्थडे की रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसी स्पा में गुजारेगा, इसलिए मौका देख करके वो लोग एक 6,000 रुपए की नई ब्लेड खरीदते हैं और जैसे ही वो अपने गर्लफ्रेंड को ऊपर भेजता है तो स्पा का मालिक संतोष उससे बातचीत करने लगता है। उसे जरा सा भी भनक नहीं होने देता कि किसी तरीके से उसका अभी कत्ल होने वाला रहता है। और इतने में ही वो दोनों स्कूटी सवार आते हैं। फिरोज उसे पीछे से पकड़ लेता है और साकिब अंसारी उस नए धारदार ब्लेड से उसके गले पर हमला कर देता है, जिसके बाद से मौके पर ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये थी दोस्तों सॉफ्ट टच स्पा की खौफनाक कहानी,
जो सुनकर आपको बेहद दर्दनाक लगी होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम खत्म करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।